गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। तो इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक हमने जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर डिपेंड कर रही थी सारी की सारी। बट दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिपेंड अपन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बट डिपेंड्स अपन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी लिक्विड ले ले, गैस ले ले, इवन सॉलिड ले ले, जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट उनके ऊपर डलेगी एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, तो लाइट एब्जॉर्ब होने के बजाय लाइट स्कैटर हो जाएगी। और सबसे पहले रेलिग ने ये फाउंड किया था कि इफ़ स्कैटर्ड लाइट इज ऑब्जर्व एट राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। जितनी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी उसी सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी। इस वजह से इसका नाम रेलिंग स्कैटरिंग भी बोलते हैं, इसको हम रेलिंग स्कैटरिंग। ठीक है, ओके। अगेन क्या हुआ फिर, प्रोफेसर सीवी रमन ऑफ यूनिवर्सिटी कलकत्ता ने ऑब्जर्व किया 1928 के अंदर कि ना सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर होती है इंसिडेंट रेडिएशन से, समटाइम्स क्या होता है, अगर हम समटाइम्स देखा गया है कि इंसिडेंट लाइट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट भी स्कैटर होती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट भी स्कैटर होती है। द लाइन्स विच हैव लोअर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ स्कैटर्ड लाइट, उनको हम बोल देते हैं स्टोक्स लाइन्स। उनको हम क्या बोलेंगे, स्टोक्स लाइन्स बोलेंगे। ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर होती है तो उसको हम बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन्स। उसको हम एंटी स्टोक्स लाइन्स बोल देंगे, स्टोक्स लाइन्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन्स। एंड देन व्हाट इज रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट क्या है, देखो भाई, जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी थी और जो एमिटेड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रमन शिफ्ट बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्विंग रेलिग लाइन एंड रमन्स लाइन। ठीक है, जो कम फ्रीक्वेंसी की लाइन और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन एब्जॉर्ब हो रही है, जिनको हम स्टोक और एंटी स्टोक्स लाइन बोल रहे हैं, उनको हम रमन लाइन भी बोलते हैं। तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, व्हेन ए फोटोन स्ट्राइक्स द मॉलिक्यूल, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल एंड इट गेट एक्साइटेड। जब भी फोटोन मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा तो एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा। अगर जिस लेवल से मॉलिक्यूल, जिस ग्राउंड लेवल से मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है और उसी ओरिजिनल लेवल पे वापस आ जाता है स्कैटरिंग के बाद में, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेगा और सेम लेवल में रिटर्न हो जाएगा ओरिजिनल लेवल में। तो इस वजह से रेलिंग स्कैटरिंग यहाँ पे मिलेगी हमें। ठीक है। बट समटाइम क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ केसेस एक्साइटेड मॉलिक्यूल does not return to the original level. It may return to lower level than the original level or may return to the higher level. ठीक है। तो देखो अब हम इसको एग्जांपल डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने लेवल 3 में था, ओरिजिनल लेवल मॉलिक्यूल का 3 है, इससे मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड लेवल 6 पे पहुँच गया मॉलिक्यूल। अगर वो लाइट को एमिट करते वापस 3 पे ही आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे, जैसे बी फिगर में, उसको हम क्या बोलेंगे, रेलिग लाइन बोलेंगे, रेलिग स्कैटरिंग बोलेंगे। लेकिन अगर वो 3 से लाइट को एब्जॉर्ब करके 4 पे आ गया, वापस 3 पे नहीं आया, तो उसने कम लाइट को एमिट किया ना, तो उसको हम बोलेंगे स्टोक्स लाइन। ठीक है। और अगर 3, हमने 3 लेवल, ओरिजिनल लेवल 3 था, उससे मॉलिक्यूल को एक्साइट कर दिया, लेकिन वो 3 की बजाय 2 पे पहुंच गया, यानी कि उसने ज़्यादा लाइट को एमिट किया, जितने उसने लाइट एब्जॉर्ब करी थी उससे ज़्यादा लाइट को एमिट किया, तो उस केस में उसको बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन। ये डायग्राम के थ्रू आपको ईजिली समझ आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ईजी डायग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड रमन स्पेक्ट्रा। पोलराइजेबिलिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो रमन स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो रमन स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पोलराइजेबिलिटी का टॉपिक आना चाहिए। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी एक एबिलिटी है मॉलिक्यूल की टू गेट द
डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना डिस्टोर्ट हो सकता है, वो उस मॉलिक्यूल की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी होती है। अब पोलराइजेबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल को हमने दिया है एंड उसका मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है, ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब देखो पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास में है म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई। ई क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और गामा जो अल्फा है ये हमारे पास में क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो मॉलिक्यूल्स लाइक हमारे पास में जो स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक CH4। अब CH4 जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसी होगी, CH4 टेट्राहेड्रल शेप होती है। अब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की शेप है तो हर तरफ से आप इस मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, इस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी सेम होगी। मतलब दिस मॉलिक्यूल इज इक्वली पोलराइजेबल इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल मॉलिक्यूल। लाइक हमारा CH4 हो गया, हमारा SF6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होते हैं। इट मीन्स क्या मतलब इस बात का कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन से अप्लाइड फील्ड लगाएं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो सेम पोलराइजेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की, चेंज नहीं होगी पोलराइजेबिलिटी, यानी कि डायरेक्शन पे पोलराइजेबिलिटी डिपेंड नहीं करती है। बट मॉलिक्यूल जो नॉन स्फेरिकल इन नेचर होते हैं लाइक H2 मॉलिक्यूल हमारा, Cl2 है, HCl है, इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास में, ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल में हमने क्या देखा गया है कि जो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लगाया जाता है, ठीक है। तो उस केस में पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, जहाँ पे मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिपेंड करती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे अनआइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको, अनआइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब कौन से मॉलिक्यूल है जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं, देखो अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल जो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं लाइक CH4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हमारे पास में हो गए, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हमारे पास में हो गए, जिनके ऊपर किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए वो सेम पोलराइजेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी पोलराइजेबिलिटी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है, वो होते हैं अनआइसोट्रॉपिकली पोलरेबल। तो जो मॉलिक्यूल आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल हैं लाइक CH4 SF6, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे दे आर रमन इनएक्टिव, ठीक है, जो आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होंगे। बट जो मॉलिक्यूल अनआइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होंगे जैसे H2 Cl2 HCl, वो सारे के सारे क्या होंगे, रमन एक्टिव होंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक कर लेते हैं, सिलेक्शन रूल तक ही कर लेते हैं, इससे आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। बेराना किसी के एक से हुई है, देख यो एक नया ऐप डाउनलोड करा मैंने, ये बड़ा